सोनकर जी, बहुत सारा चीजें हो गई, राष्ट्रगान अनिवार्य है नहीं है, मदरसों को लेकर के कौन कौन लोग निकले। अब आप मुझे यह बताइए कि जिस भावना को लेकर के ये शुरुआत की गई है, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे अगर राष्ट्रगान गाएंगे, राष्ट्रगान सुनेंगे, उनको आत्मसात करेंगे तो उनको क्या क्या फायदा होगा, जरा बताइए बिना किसी भेदभाव के। सब लोग सुनेंगे इस सवाल का जवाब। बहुत अहम सवाल आज की डिबेट का मैंने पूछा है, फायदे सुनिएगा। देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से अगर राष्ट्रगान की बात अगर हम करते हैं, अभी भी मैंने अपने उदाहरण में कहा था कि जिस तरीके से मैं आज ही का वीडियो देख रहा था कि आपने ही बोला कि उन्नाव से इसकी पहल की गई है, तो आप उस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से उन बच्चों ने सावधान की अवस्था में खड़े होकर के कितना उत्साह उन बच्चों में दिख रहा था। और निश्चित रूप से हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो भगवान की पूजन से करते हैं या अपनी आस्था जिसमें होती है उसके साथ करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम शिक्षा की तालीम करने जा रहे हैं तो देश को याद करके, और देखिए निश्चित रूप से हम कोई गान बने, अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे तो हिंदुस्तान का गान नहीं करेंगे तो कहां का गान करेंगे। निश्चित रूप से हिंदुस्तान में माने उन छात्रों के अंदर किस तरीके से एक सर्वांगीण विकास का डेवलपमेंट खड़ा होने के साथ साथ एक राष्ट्रवाद की भावना के साथ साथ एक राष्ट्र प्रेम के, देश प्रेम की भावना के साथ साथ, लेकिन निश्चित रूप से आज वही युवा तालीम लेकर के हमारे आदरणीय जी उदाहरण भी देख रहे थे कि मदरसे में पढ़ने वाले आदरणीय अब्दुल कलाम जी भी हमारे लिए एक उदाहरण है। तो निश्चित रूप से ये जो देश राष्ट्रगान की बात आ रही है, तो निश्चित रूप से हर मदरसे से मैं चाहता हूं कि अब्दुल कलाम निकले। चलिए प्रदीप जी, अब्दुल कलाम निकले, हर मदरसे से ऐसी व्यवस्था हो, ऐसा सिस्टम हो, लेकिन प्रार्थना की बात की, देश प्रेम की बात की, प्रार्थनाएं तो पहले ही होती हैं, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। ये भी तो सब चीजें देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जगाती है, क्यों प्रदीप जी? नहीं आलोक जी, निश्चित तौर पर एक बार फिर हम कहते हैं कि सरकार ने जो निर्देश दिया है, सरकार बधाई की पात्र है, लेकिन इसमें दो लाइन और जोड़ देती कि सारे शैक्षणिक संस्थानों में, उसमें सरस्वती शिशु मंदिर भी आता, उसमें प्राथमिक विद्यालय भी आते, उसमें मॉन्टेसरी स्कूल भी आते, सबके क्या और भारत और जो भारत का भविष्य है, जब आप बोल रहे नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप सरस्वती से आप यहाँ बैठ करके, आप यहाँ बैठकर देखिए, आप बताइए सरस्वती शिशु मंदिर का एक वीडियो दिखा दीजिए जहां पर राष्ट्रगान गाते हुए बच्चे सुबह प्रार्थना सभा में बैठते होते हो। आप दिखा दीजिए सरस्वती शिशु मंदिर का एक भी विद्यालय दिखा दीजिए जहां सुबह राष्ट्रगान गाया जाता। अरे आप 2001 से पहले नागपुर में झंडे नहीं लगाए जाते थे। आपने झूठ बोल रहे हैं, आप असत्य बोल रहे हैं। आप तो वो विचारधारा से आते हैं जो नौजवान आपके नागपुर में झंडे लगाने जाते थे, आपने उन्हें FIR लगाकर गिरफ्तार करके जेल भिजवाया था। 2001 से पहले तो आपका तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था आपके नागपुर में, आपने बाकायदा लोगों को जेल भिजवाया है। आप राष्ट्रगान की बात करते हैं, हम बार बार कहते हैं उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार को बाकायदा कैमरे जो लगाने की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल हर विद्यालय में कैमरा लगाइए और देखिए कि सुबह प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान होना चाहिए, इसको निश्चित कराइए, यह जरूरी काम है। अच्छा, वो सरस्वती शिशु मंदिर का भी कैमरा दिखना चाहिए, वो जो कैथेड्रल है का भी कैमरा दिखना चाहिए और प्राथमिक विद्यालय का भी दिखना चाहिए। हम दावे के साथ करते हैं एक भी शिशु मंदिर में काम नहीं गाया जाता है जी। बात शिशु मंदिर की या सेंट थॉमस में या सेंटेंस डे में क्या होता है, बात यह है कि जब हम मदरसों को लेकर के आधुनिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, सरकार लगातार इस पर फोकस है। हाजी साहब, कुल मिलाकर के बात यह होनी चाहिए, जब मुस्लिम बच्चों को जब अच्छी तालीम की बात की जाती है तो आप लोगों को भी बढ़ चढ़ करके सरकार का सहयोग करना चाहिए। इस कदम का है गोरखपुर वाले बल्कि कोई सुधारात्मक कोई सुधार हो तो वो भी बताइए, आपने अपने टीम से बताया था ना, गोरखपुर वाले आतंकी का मदरसा पूछ लो, जरा पूछ लीजिएगा जी कौन सा मदरसे में पढ़ के आया वो आतंकी गोरखपुर वाला। जी मैं हाजी साहब से। आलोक जी देखिए, बिल्कुल एक तो पहली चीज ये कि हमने विरोध कहाँ किया, जिस मदरसे का वीडियो आपने दिखाया वो कह रहे हैं कि हमेशा से होता था, क्यों ऐसा राष्ट्रगान? हम तो आजादी की मशाल लेके चले थे, तब से राष्ट्रगान गा रहे हैं, आज तक गाते रहेंगे। तो आज तो मजबूरी हो गई हमारी, आज हमें ये साबित किया जा रहा है कि आप 2 दर्जे के नागरिक हैं। क्यों, क्या खता है हमारी कि हमने माफी नहीं मांगी थी जेल से,
कि हमें रिहा कर दो, हम आजीवन आपके ऋणी रहेंगे और आपके वफादार रहेंगे। हमने अपने बच्चों को तोप के गोलों पे, तोप के मुंह पे बनते हुए, उड़ते हुए देखा था, लेकिन आजादी की लड़ाई से पीछे नहीं हटे थे। इस मानसिकता को पहले बदलिए, थोपी जा रही है। आप हिंदू मुसलमान धर्म की बात क्यों करते हैं? सबसे पहले देश हित की बात कीजिए ना, क्या तब शायद आपका ये अपना माइंड सेट कर लिया है, मुझे लगता है किस तब कोई भी हित की गुरेज बात नहीं कर रहे होगा हैं? मेरे सवाल का जवाब देने में। क्या जी हाजी साहब, किस हित की, मतलब देश हित आप क्या चाहते हैं जी, कौन सा एग्जाम लेना चाहते हैं? यानी जी, सारे मुसलमान आप ये साबित करता चाहते हैं सबका फिर विदेश, वही बात, सब, आप हिंदू मुसलमान क्यों नहीं, हर चीज क्यों करने लगते हैं? सारे जब शिक्षा देशभक्ति की संस्थान होती क्यों है। नहीं, क्यों खाली मदरसे, जी, सारे क्यों नहीं? जी, भारत में शिक्षण संस्थानों के ऊपर दोहरा मापदंड क्योंकि क्यों? सब में पहले से प्रार्थनाएं होती है। मैंने नहीं होती, प्रार्थनाओं को भी गा किस करके कानून बताया में आपको। होती है, किसी में नहीं होती, किसी में नहीं होती। कोई एक उदाहरण बताइए आलोक जी, कोई एक उदाहरण। मैं भारत समाचार से भी चैलेंज करता हूं कि कोई एक उदाहरण बताइए। जी चलिए, लगता है मुझे प्रदीप जी कुछ तकनीकी बात रखना चाह रहे हैं, मैं प्रदीप जी को जल्दी से सुनूंगा। जी आपने ये कहा कि सारे विद्यालयों में सुबह राष्ट्रगान होता है, प्राथमिक विद्यालय में पूछना चाहता हूं। मैंने प्रार्थना की बात की, मैंने प्रार्थना की बात की। प्रार्थना होती है, प्रार्थना होती है, लेकिन प्रार्थना के पहले जो बात, जो निर्देश प्रदेश सरकार ने, जो सराहनीय कदम प्रदेश सरकार ने उठाया है, उसको मैं कहना चाहता हूं कि 2 लाइन और बढ़ा देते हैं कि सारे विद्यालयों में, और बाकायदा कैमरे लगाने की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने की, सारे विद्यालयों में कैमरे लगने चाहिए और प्रार्थना सभा दिखाई जानी चाहिए, और दिखाया जाना चाहिए सरस्वती शिशु मंदिर में कहां कहां प्रार्थना सभा के पहले राष्ट्रगान होता है। बड़े विडंबना कहेंगे सोनकर जी कि राष्ट्रगान के लिए भी अब सरकार के आदेश की जरूरत होती है, और इस भारत जैसे देश में हम रहते हैं और 21वीं सदी में जाते हैं, भारत के लिए ये एक विडंबना ही कहेंगे। और नहीं होता है, उसके बाद भी नहीं होता है, नहीं होता है। निश्चित रूप नहीं, से आलोक ये जी, इस तरह की बात नहीं नहीं, कहाँ होता है? निश्चित रूप से ये विडंबना है कि आज देखिए कि मदरसे में राष्ट्रगान कराने के लिए भी कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाले को राष्ट्रगान क्यों नहीं करना चाहिए? हमें लगता है एक भी आदमी बता दीजिए जो राष्ट्रगान का विरोध कर रहा हो, राष्ट्रगान हो, ये कहा जाए कि सारे विद्यालयों में राष्ट्रगान हो, इस पर आपत्ति क्यों भाई? कौन उसका विरोध कर रहे हैं? कौन हो रही? राष्ट्रगान का विरोध कौन कर रहा है? राष्ट्रगान का विरोध वो विचारधारा करती है जो आज राष्ट्रगान के साथ खड़ी है। राष्ट्रगान ये वही विचारधारा जिसने भारत के संविधान को नहीं माना, ये वही विचारधारा जिसने भारत के संविधान को नहीं माना, ये वही विचारधारा जो भारत के तिरंगे का अपमान किया, ये वही विचारधारा है जिसने भारत के राष्ट्रगान का अपमान किया। आज हमें गौरव का कह देते हैं वो विचारधारा भी जो गांधी को सूट करती है, जो गांधी को गोली मारती है, जो भारत के संविधान को नहीं मानती थी, जो भारत के तिरंगे को नहीं मानती थी, जो राष्ट्रगान को नहीं मानती, आज वो उसके साथ खड़ी है। ये निश्चित तौर पर भारत के लिए गौरव की बात है। देश के हित में करने के कार्य के लिए बात छात्रों के भविष्य बात घूम फिर के देश हित की आ जाती है, बात राष्ट्र हित की आ जाती है। पीयूष जी, अगर आप समाज सेवी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपका भी यही मकसद है, यही मोटो है कि जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है लोगों तक जाए, जैसे कि आप लगातार कर रहे हैं। मैं पत्रकार हूं, मुझे भी लगता है कि मैं अच्छी निर्भीक बेबाक पत्रकारिता करूं, एक समाज सेवा। एक डॉक्टर जो होता है वो अपनी किस तरीके से अपना काम करता है कि मरीजों का, चाहे वो भी एक राष्ट्र सेवा है। तो फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं फिर इस लगातार? पीयूष जी, बहुत अहम सवाल का जवाब चाहूंगा मैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि जैसे अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें तो निश्चित तौर पे वहाँ प्रार्थनाएं होती हैं, जनगण मन का गान होता है, राष्ट्रगीत भी होता है और राष्ट्रगान भी होता है। लेकिन जो एक वैधानिक रूप से अनिवार्यता है जिस प्रकार से अभी डाली गई है कि हम सभी मदरसों में राष्ट्रगान करेंगे, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो हमारे प्रवक्ता जी हैं उन्होंने जिस तरीके से बोला कि 2 लाइन और जोड़ देनी चाहिए, और मैं स्वर्ण भारत परिवार की तरफ से ये सरकार से मांग करता हूँ यहाँ पे कि ये कोई मुद्दा है नहीं, आपको 1 लाइन और ऐड करना है कि हर जगह पे होना चाहिए। इससे क्या होता है कि बड़ा संतुलन बना रहता है, आपसी समाज में जो एक विद्वेष होने की बातें आती हैं वो बदलाव आती हैं। दूसरी चीज़ आपने अभी यहाँ पे सुनने में ये आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि प्रार्थनाओं का ऑनलाइन जो है दिखाना चाहिए कि कैसे प्रार्थनाएं या राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान हो रहे हैं। मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। यहाँ पे अगर आपको कुछ दिखाना है तो आप क्लासेस दिखाइए, कैसे आप डिजिटल एजुकेशन दे रहे हो अपने बच्चों को, कैसे आप स्टेम पे जानकारी दे रहे हो बच्चों को, कैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना चल रहा है, ब्लॉकचेन पे क्या आप पढ़ा रहे हो, कुछ नए तरीके से क्या पद्धति आप अपने स्कूल में चला रहे हो, इसका आप पूरी तरीके से वीडियो बनवाइए, इसको ट्वीट कराइए, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में एक दूसरे को दिखाइए। यहाँ पे मुद्दा शिक्षा को मजबूत करने का है।
जी। और पीयूष जी, इसी आधुनिकीकरण को लेकर के, मदरसों को लेकर के तो सरकार लगातार फोकस कर रही है। नहीं तो राष्ट्रगान से ही शुरू नहीं होता ना ये, फिर यही चीज तो आपको समझने की आवश्यकता है। अगर आपको यही चीजें करना है तो अगर स्कूल को बहुत अच्छा करना था तो जहां पहले राष्ट्रगान होते थे तो वहां की शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी होती। अब किसी पार्टी को इसको लेके मत देखिए, अभी अभी हमें ध्यान देने की क्या जरूरत है, शिक्षा पद्धति को बहुत अच्छा बनाना है। मदरसों के बच्चों में क्या था कि देश के प्रति बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं रहती थी। राष्ट्रगान अगर अभी आप सारे मदरसों के बच्चों को बाहर बैठा के देख लो, किसी को बहुत रेयर बच्चे होंगे जिनको जनगण मन आता होगा। तो समस्या यहाँ पे है, सरकार जो सोच रही है वो बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, लेकिन आपका विरोध ना हो। आपको जब ये माना जाता हो कि आप मुस्लिम विरोधी हैं तो आपको कदम वैसे उठाने चाहिए जो सबको मान्य हो जाए। अगर अभी ये 2 लाइनें और बोल दी जाती कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं सबको जो है राष्ट्रगान अनिवार्य है, गाना चाहिए, गाना होगा, है ना, निश्चित तौर पे आप डिबेट का ये कोई टॉपिक नहीं होता अभी। जी बिल्कुल, यहां पर सरकार को भी किस तरीके से थोड़ा सा सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। लेकिन मैं इसके हमारी मांग है सरकार जो कदम उठा रही है उसमें कोई गलती नहीं उठाया है फिलहाल, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। लेकिन मैं प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप जी, जैसा कि अभी पीयूष जी ने भी कहा कि लगातार जो शुरुआत इसकी कहां से होगी, चाहे राष्ट्रगान से ही क्यों, लेकिन शिक्षा एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी सवाल उठाया। तो फिर जब हम सारी की सारी जब शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम फिर एक ही और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सब जगह पढ़ाई हो, फिर तो मदरसों की भी कोई जरूरत ही ना हो फिर तो। पीयूष जी के अधिकतर बातों से हम सहमत हैं, उन्होंने बहुत सही बातें कही हैं। और हमने जो कैमरे की बात अगर हमने कही है तो इसलिए कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आपके चैनल पर अभी ये कहा कि मदरसों की जो प्रार्थना सभाएं होंगी उसे हम कैमरे से देखेंगे। तब हमने कहा था कि सारे विद्यालयों में होने चाहिए, हमने ये कभी नहीं कहा कि प्रार्थना सभाओं को आप कैमरे से दिखाई। नंबर 1 बात। दूसरी बात, निश्चित तौर पर शैक्षिक संस्थानों का विकास होना चाहिए, उनकी शिक्षा पद्धति में बदलाव भी हो रहा हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जरूरी इसके लिए यह है जो जिन विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, जो आपके सामने नौकरी मांगने आते हैं, उन पर आप लाठियां चलाने के बजाय उन्हें आप नौकरियां दो। और आप जो बाउंड्री वाल टूट गई है, जो शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जब अब बहुत से अब विद्यालयों की स्थिति ये है जो खंडहर हो चुके हैं, आप उन्हें दुरुस्त को और गायब हुए विद्यालय जो है कम से कम उनको ढूंढ लीजिए। वहां पे जो शहरों के बीच में गायब हुए विद्यालय उनको ढूंढ लीजिए, जहां आपके नेताओं के बोर्ड लगे उनको भी हटा दीजिए। तो कम से कम वहां पर शैक्षिक व्यवस्था ठीक होगी। और निश्चित तौर पर हम सरकार के इस निर्देश का, इस सराहनीय कदम का हम सम्मान करते हैं और बधाई देते हैं, लेकिन इसमें 2 लाइन और जोड़ना चाहिए। और लेकिन कुछ सुझाव भी हैं, उनको मानना पड़ेगा सरकार को। जी, आप लोग तो कहते हैं विपक्ष को साथ लेकर के चलते हैं। नहीं, निश्चित रूप से विकास के सुझाव के साथ साथ जनता के सेवक के रूप में आज उभर करके दिख रहे हैं। चाहे हम बार-बार शिक्षा की नीति की बात कर रहे हैं, अगर शिक्षा नीति में बदलाव लाने का काम किया है तो निश्चित रूप से आज ये सामने दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से विद्यालयों में अभी आदरणीय प्रदीप जी कह रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि आज उन्हीं को बदलाव करने का काम किया गया है। कैसे हमने 2017 से पहले देखा था कि विद्यालयों की कैसी जर्जर हाल होती थी, बच्चा नीचे। अब पहले सुन लीजिए, अब मेरा जवाब सुन लीजिए प्रदीप भाई, मेरा जवाब सुन लीजिए। हमने भी देखा था कि किस तरीके से बच्चे नीचे पढ़ते थे और उनकी छत टपकती रहती थी। हमने भी देखा है कि बच्चे खुले खेतरों में पढ़ते थे, उनके कमरे टूटे रहते थे। आज किस तरीके से वहां पर सुंदर शौचालय की व्यवस्था के साथ साथ पर्यावरण की व्यवस्था के साथ साथ 1,38,000 विद्यालयों का। अच्छा लगे तो इस सवाल का और जवाब दे दीजिए। जो फर्जी मदरसों को लेकर के सरकार ने जो नया फरमान जारी किया था, इसमें क्या कुछ अपडेट है? तो उनका जी जरा इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। हाजी साहब को भी इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। जो फर्जी मदरसे चल रहे थे, ग्रांट सैंक्शन होती थी, सैलरी उनकी आती थी, लेकिन वो धरातल पर नहीं चल रहे थे, उनको लेकर के जो आप लोगों ने आंकड़े कलेक्ट किए हैं, जरा हाजी साहब को भी बताइए, जरा जानना चाहेंगे जरा क्या अपडेट है उसमें। देखिए, देश की जनता जानना चाहती है। कहीं इस प्रकार की जानकारी अगर आती है, निश्चित रूप से अगर कोई भी उसमें त्रुटि पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई करी जाएगी। कहीं भी अगर ऐसा बिल्कुल निकल करके आएगा तो उस पर निश्चित रूप से उसका रिजल्ट निकाल कर कार्रवाई करी जाएगी। देखिए अभी तक सर आलोक जी सरकार के पास जानकारी पहुंची नहीं। अरे अब आप पहुंचाइए ना। मदरसा बोर्ड के सदस्य और चेयरमैन बार बार कहते रहे कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर अभी तक कोई लगा नहीं है, लगा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी भ्रष्ट अधिकारी रहा उस पर कार्रवाई करने का भी काम किया है। नहीं, आप अभी बता रहे की जाए कि अभी तो आंकड़े जमा हुए थे कि इतने 1000 मदरसे फर्जी पाए गए। उन अधिकारी जिन्होंने उनका रजिस्ट्रेशन किया था उनके ऊपर
क्या कार्रवाई की गई या उन मदरसों के ऊपर क्या कार्रवाई? सिर्फ आंकड़े जारी करो। उस जांच के बाद ही उस पर जांच कब होगी? 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका, दूसरे कार्यकाल में आ गए आप, तो कार्रवाई होगी। अगर निर्दोष है कब होगी कार्रवाई? कब होगी? का काम नहीं किया जाएगा। ये जांच होगी कार्रवाई? बाद निश्चित रूप से काम करने का काम किया जाएगा। जांच कहां तक पहुंची कुछ तो जनता को देखिए उत्तर प्रदेश की जनता को बता दी कि जांच किस स्टेज में है, कोई कमेटी गठित हुई, उसको लेकर के पूरा अध्ययन चल रहा है। आपके पास अभी जानकारी नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि उसको लेकर के पूरा निर्णय समिति कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी का निर्णय के आने के बाद यानी आलोक जी अभी वो आरोप थे, यानी वो बातें सिर्फ प्रोपेगेंडा थी, क्योंकि 6 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है सरकार का, लेकिन जो बातें कही गई थी वो यानी कि सही नहीं थी कि अभी तक उसका अध्ययन ही हो रहा है जी। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच पीयूष जी, एक बात है जिन मदरसों को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं, तमाम सारी व्यवस्था को लेकर के जिक्र किया, लेकिन मजहबी जो तालीम है उनके अलावा जो मदरसे के बच्चे हैं वो भी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, या यूं कहें कि मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं वो भी। हालांकि एक तरीके से कहा जाए कि शुरुआत हो चुकी है, सरकार ने शुरुआत की है, लेकिन अभी भी खामियां हैं बहुत सारी, सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है कहीं ना कहीं। अभी भाग्य है कि ये वैदिक सनातन धर्म को मानने वाला देश रहा है, शुरू से ही बहुसंख्यक रहा है इस फील्ड में। हमारे देश में वैदिक एजुकेशन का जो है जिस तरीके से ह्रास हुआ है, जिस तरीके से पीछे चला गया है, मैं दीपक जी से अनुरोध करूंगा, सत्ता में है उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ में, जिस तरीके से इस्लाम धर्म को मजबूत करने के लिए मदरसों के माध्यम से पढ़ाई होती है और तालीम होती है, अल्लाह के नियमों के ऊपर, अल्लाह की खूबियों के ऊपर जिस तरीके से तालीम दी जाती है बच्चों को, मैं चाहता हूँ कि वैदिक शिक्षा का भी बोर्ड बने और उस बोर्ड के माध्यम से अलग अलग स्कूल खुलें जहाँ पे आप राष्ट्रगान अनिवार्य करें। मैं चाहता हूँ वहाँ भी राष्ट्रगान अनिवार्य करें और अच्छी शिक्षा देने की बात करें। भारत देश में वैदिक शिक्षा से उठ के हम लोग जो है आगे बढ़े हुए हैं। दूसरी बात, अभी दीपक जी ने एक बात कही कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है, आज बच्चों के लिए अच्छे टॉयलेट हैं, अच्छे स्कूल की बाउंड्रीज बन रही हैं, बैठने की अच्छी व्यवस्था हो रही है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं मुझे कि उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से सरकार है भाजपा की, शिक्षकों की ट्रेनिंग के नाम पे कितना फंड खर्च किया जाता है? कोई ऐसी योजना जो वहाँ पे टीचर हैं उनकी ट्रेनिंग होती हो कि उनको पढ़ाना क्या है? आपके पास है कोई इसकी जानकारी, पुख्ता जानकारी? चलिए मैं सोनकर जी से जल्दी से सवाल करता हूँ। सोनकर जी, एक जो पीयूष जी ने सवाल किया है और गुरुकुल को लेकर के जिस तरीके से एक बात आ रही लगाने के लिए, और बड़ी बात यह है कि जो वैदिक शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए सवाल यह कि जो गुरुकुल हैं, जो वैदिक शिक्षा वाले जो विद्यालय हैं, वो उन्हीं की आप व्यवस्था दुरुस्त करा लीजिए, बेहतर करा लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा, नए की तो भी बात करना बेमानी होगा। भाई देखिए, मैं प्राइमरी का बच्चा हूँ, प्राइमरी का पढ़ा लिखा हूँ। मेरे पिताजी महुआ के पेड़ के नीचे पढ़ने वाले व्यक्ति थे। आज उनकी मैथ जितनी अच्छी मजबूत है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती अगर आपका शिक्षक बहुत अच्छा। बिल्कुल, तभी पीयूष जी आप आज इस मुकाम पे पहुंचे जो हजारों बच्चों को किस तरीके से शिक्षित कर रहे हैं। आपके सवाल का जवाब में सोनकर जी से, जी सोनकर जी, सरकार क्या कदम उठा रही है, मैं इसकी जानकारी दीपक जी से मैं आपके सवाल का जवाब कि सरकार क्या कदम उठा रही है। जी आलोक जी, मैं बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से गुरुकुल विद्यालय के साथ साथ संस्कृत विद्यालय भी हमारे उत्तर प्रदेश में लगातार बने हैं, उनका भी किस तरीके से नवीकरण होना चाहिए, वहां भी गुरुकुल विद्या के प्रत्येक से छात्र वहां भी शिक्षा ग्रहण कर सके। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं खुद जाकर के बरेली के अंदर एक गुरुकुल विद्यालय चलता है, मैं स्वयं कभी कभी उस विद्यालय में जाता हूं और लगातार वहां पर गया हुआ। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, बरेली उत्तर प्रदेश में ही। बरेली उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको नहीं खोला है भाई, प्राइवेट लोगों ने खोला है। मैंने खुद खोल रखा है वैदिक एजुकेशन सिस्टम, सरकार के पास नियम ही नहीं है वैदिक स्कूल के लिए। निश्चित रूप से, मगर जिस तरीके से लगातार सरकार उस पर कॉन्सेप्ट करके काम कर रही है, निश्चित रूप से जहां तक की बात पीयूष जी ने आपने, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मदरसे पे नजर है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वैदिक एजुकेशन की बात आप कब करेंगे? राष्ट्रगान की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप आधुनिक शिक्षा की बात प्राइमरी स्कूल में कब करेंगे? पढ़ाने वाले ना, हम आधुनिक शिक्षा की बात अपने मदरसों में भी करी है, प्राइमरी स्कूल में भी करी है। बात नहीं, कदम क्या उठाए, कदम उसको लेकर के योजना बना करके नीचे उस कॉलेज तक पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। लगातार जिस तरीके से डिजिटल के माध्यम से भी छात्रों को शिक्षा मिल सके उस पर भी काम किया जा रहा है। और दूसरा, अभी पीयूष जी ने पूछा था कि अधिकारियों की ट्रेनिंग को लेकर के भी समीक्षा तैयार है, उनकी किस प्रकार से ट्रेनिंग करके उनको योजना के माध्यम से, आप देखिए किस तरीके से हमने भी देखा था कि दीपक जी क्या योजना का नाम क्या है? शिक्षकों को जो टीचिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, मैं जानना चाहता हूँ उस योजना का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश की सरकार
उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों की जो ट्रेनिंग देती है, उस योजना का नाम मैं जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। देखिए अगर आप बता देंगे तो मैं ये समझ जाऊंगा उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आज एक प्रकल्प खड़ा किया गया है, आज जिस तरीके से उसके पूरे विद्यालय है, प्राथमिक शिक्षा केंद्र के निर्देशालय में योजना के माध्यम से बना करके कार्य किया जा रहा है, निश्चित रूप से उसको ला करके करने का काम किया जा रहा है। पीयूष जी, निश्चित रूप से वो परिणाम आप लोगों के सामने फिलहाल पीयूष जी अभी इस बात से संतुष्ट रहिए, इस सवाल के जवाब से, कि काम किया जा रहा है, अभी सारी चीजें पाइपलाइन में। ये इस बात से भी आप संतुष्टि करिए। जी, सरकार की तरफ से जो आपको जवाब मिला है। प्रदीप जी, कुल मिलाकर के जब मदरसों को लेकर के फिलहाल बात की जा रही है, आप इस कदम को लेकर के एक फाइनल टिप्पणी में जरा आपसे भी चाहूंगा। जी पीयूष जी, मैं प्रदीप जी की सुनूंगा जरा बात। जी, मिल रहा है। सबसे पहली बात यह कि आपके यहाँ जितने भी शिक्षक हैं, प्रॉपर तरीके से उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनकी ट्रेनिंग के साथ साथ जो उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाला जाता है, भारत देश जो है चुनावों का उत्सव मनाता है। बिल्कुल यही बात अभी प्रदीप जी ने उठाई थी। जल्दी से प्रदीप जी को भी सुनेंगे। पीयूष जी, प्रदीप जी, अभी जो पीयूष जी ने बात की वही सवाल अभी आपने भी उठाया था, शिक्षकों पर तमाम सारी पीयूष जी की अधिकतर बातों से सहमत हम बार ये कह रहे हैं कि आप देखिए, ये सरकार के इस कदम का हम सराहना करते हैं। हमें कहना चाहते हैं कि इसके साथ इन्हें 2 लाइन और बढ़ानी चाहिए कि सारे शैक्षणिक संस्थानों का, और निश्चित तौर पर आप शिक्षा पद्धति में बदलाव लाने की बात करिए। वो टीचर्स जो भारत के भविष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें नौकरियां दे दो भैया। उनकी नौकरी बहुत जरूरी है। उन पर लाठी चलाने के बजाय उन्हें नौकरी दीजिए। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनसे शैक्षिक व्यवस्था के अलावा दूसरे काम लेना बंद कर दीजिए। आधे से ज्यादा लोग आपके भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं और ठेकेदारी कर रहे हैं। जी, चलिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाजी साहब, आज मैं चाहूंगा एक फाइनल कमेंट आपसे भी, लेकिन पूरी तरीके से आप मुस्कुरा के मैं चाहूंगा कि सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं और इसी में सुधारात्मक आपके सुझाव भी है, सुझाव वो भी आमंत्रित है, मैं चाहूंगा, लेकिन पूरे मुस्कुराने के साथ ही। देखिए, हम हमेशा सरकार के साथ थे, और हम ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जिसकी भी सरकार हो, चाहे जिसकी हो, जिस पार्टी की भी हो, उस सरकार के साथ हमेशा खड़ी रही है और हमेशा खड़ी रहेगी। वो सरकार का चुनाव तमाम जनता ने चुनाव किया है, उस जनता में हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, आलोक जी भी आते हैं, सब आते हैं। तो सरकार के साथ तो हर कोई खड़ा है, भले से वैचारिक मतभेद कुछ भी हो, भी सुनते हैं। चलिए, फिलहाल आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी आपका भी, प्रदीप जी आपका भी, हाजी हसन जी आपका भी, पीयूष पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मदरसों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता को लेकर के तमाम सारे सुझाव आए, प्रशंसा भी हुई और आलोचनाएं भी हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बात देश हित की होनी चाहिए। देश सर्वोच्च है। नमस्कार।